Yes, students, Namaskar. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begin. अभी नहीं बच्चों को ऐड करो ना. Yes. So students, स्वागत है आपका KKCA में और आज हम फर्स्ट डेमो सेशन देख रहे हैं FY BCom सेमेस्टर 2 का. ओके. सो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर. ओके. सो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन में बीत गया, लेकिन सेकंड सेमेस्टर स्पीकर ऑफ, माइक ऑफ. ओके. तो स्टूडेंट्स, दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में आ गए, थोड़ा टेक्निकल इशू. ठीक है, अब क्लियर आ रहा है ना आवाज? अभी इको वगैरह नहीं हो रहा है ना? यस सारथी. ओके, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये, यस, पहली बात तो ये आपको बता दूं कि ये कोई बाबा का प्रवचन नहीं चल रहा है कि आप सिर्फ सुनते जाओगे. आप अगर स्टूडेंट्स हो, आप अगर एक्चुअल में सीखना चाहते हो, अगर यहाँ पे आए हो, तो बी इंटरेक्टिव विद अस. ठीक है, इंटरेक्टिव हो जाओ. ऐसा नहीं है कि पूरे सेशन में आपको बात करनी पड़ेगी, लेकिन फ्यू टाइम्स मैं पूछूंगा. मैं देख रहा हूँ कि आप मतलब जाग रहे हो या सो रहे हो. तो अगर मैं आपको कुछ पूछता हूँ, एटलीस्ट यस नो, समझा है नहीं समझा है, इतना तो भी आंसर दोगे, तो डेफिनेटली इंटरेक्टिव बन जाएगा, अपने लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो सेमेस्टर टू, अकाउंट्स का जो सेमेस्टर टू है, उसका अगर आपने बुक देखा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसा नाम है ना उसका. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार टॉपिक, जिसमें सेकंड चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ इट इज फर्स्ट एपिसोड, बट हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर से. तो सेकंड चैप्टर जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, ट्रस्ट या फिर यू कैन से एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ऑल्सो. साइंस बैकग्राउंड से होने की वजह से 11th 12th का कुछ आइडिया नहीं है, नहीं हुआ है, इसलिए मैं पूरा जीरो से बता रहा हूँ आपको. दोस्तों, मैं बिजनेस किस लिए कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स फॉर अर्निंग मनी. ठीक है, सिर्फ पैसे कमाना ही मेरा इंटेंशन नहीं है. नो डाउट मैं बच्चों को नॉलेज देना चाहता हूँ, ज्ञान देना चाहता हूँ, पूरी सोसाइटी को एजुकेट करना चाहता हूँ, ये सब ठीक है. ये सब ठीक है, लेकिन एट द एंड भाई पेट पानी है. अब पेट कैसे चलता है भाई? पैसे से ही चलता है. तो हर पर्सन बिजनेस कर रहा है किस लिए? पैसे कमाने के लिए. लेकिन आज के डेट में भी आज के डेट में भी ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे. यस. तो नोट्स हम देखेंगे अभी. यस, फुल स्क्रीन. ओके. तो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का. अगर 11th में आपने कॉमर्स मतलब कॉमर्स स्ट्रीम से हो गए तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, 11th का लास्ट चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स का. ओके, लास्ट या सेकंड लास्ट, मतलब सिलेबस, न्यू सिलेबस में सेकंड लास्ट बन गया हो. ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद 12th के अगर याद करें, 12th कॉमर्स, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर ही फाइनल अकाउंट्स था. ओके. और उसके बाद अगेन फाइनल अकाउंट्स और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी था. बेसिकली फाइनल अकाउंट का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं. ये पूरे नाम का मीनिंग समझ के फिर आगे जाएंगे. तो देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट्स. देखो, साल भर अभी मैं आई एम कंडक्टिंग क्लासेस. ठीक है. तो क्लासेस अगर ले रहा हूँ तो मेरे लिए इनकम का सोर्स क्या हुआ? फीस. जो भी आप फीस दोगे वो मेरे लिए इनकम का सोर्स रहेगा. तो फीस मिली, लेकिन मुझे तो कुछ एक्सपेंसेस भी है. अगर मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी है. जैसे कि क्लासरूम का सपोज रेंट होगा, मेंटेनेंस होगा, स्टाफ की सैलरीज होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, स्टेशनरी का खर्चा है, या फिर कोई फ्रेशर्स पार्टी वगैरह कर ली उसका कोई एक्सपेंस है. तो ऐसे एक्सपेंसेस चलते रहते हैं. तो ये सब एक्सपेंसेस है. लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये देखना है, इस साल भर में हमने बिजनेस किया, तो बिजनेस करने के बाद एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. और ये प्रॉफिट या लॉस, मतलब साल, पूरा साल, मतलब अपना जो फाइनेंशियल ईयर है कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को. और एंड होता है 31 मार्च को. ठीक है. इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है. तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये ईयर एंड होने के बाद मुझे ये देखना है कि ये पूरे ईयर में मैंने मेरा जो भी फीस का कलेक्शन हुआ, हमारे एक्सपेंसेस गए, तो एट द एंड प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ठीक है. ये तो एग्जांपल मेरा हुआ. लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक में मेरा एग्जांपल नहीं देखने वाले. हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट. कितने टेबल? चॅरिटेबल. ठीक आहे. सो चॅरिटेबल आपण बघू.
तो चैरिटेबल ट्रस्ट बेसिकली चैरिटेबल नाम सुन के समझ जाता है। अगर हम मान लो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ एनी इंजुरी हम बीमार हैं, हम जा रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं हॉस्पिटल में और वहां पे नाम लिखा चैरिटेबल हॉस्पिटल, भाई एंट्री करने के पहले पता चल गया ये सस्ता रहेगा, यहाँ पे हमें लूटा नहीं जाएगा, यहाँ पे एकदम अफोर्डेबल प्राइस, एकदम कम प्राइस, कम से कम प्राइस में अच्छी ट्रीटमेंट कैसे मिलेंगे कि वो तो नहीं समझ सकता भाई चैरिटेबल के बाद, बट डेफिनेटली ये तो समझता है कि इनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट अर्न करना ये इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। इनका इंटेंशन सिंपल है भाई, हम लोगों को सर्विस देना चाहते हैं। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, फॉर टेक द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसे हम सिविल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, कॉटेज भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। सिविल हॉस्पिटल में कितनी फीस चार्ज करते हैं पता है किसी को? एनी आइडिया? सर आजकल सिविल हॉस्पिटल में जाता ही कौन है? हम तो सर हाई क्लास एकदम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं सर। थोड़ी सी आपको मोच आ जाए, थोड़ी सी खरोच आ जाए तो भी हम बड़े वाले हॉस्पिटल में जाते हैं सर, सिविल में तो जाने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो गाइस सिविल हॉस्पिटल में आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, नॉर्मली एक केस पेपर लेना पड़ता है, जिसके 10 रुपीज चार्ज करते हैं। पहले 5 रुपए थे, 5 रुपीज चार्ज किए जाते थे, लेकिन आज के डेट में वो केस पेपर बोलते हैं उसे, 10 रुपीज। केस पेपर मतलब क्या, सिंपल एक एडमिशन रिसिप्ट बोल सकते हैं कि आपकी एंट्री करने के लिए मैं गया, वहां पे काउंटर पे 10 रुपए दिए, मुझे एक रिसिप्ट मिल गई, तो रिसिप्ट में से बस इतना है कि भाई मेरी एंट्री हो गई, मेरी ट्रीटमेंट होगी अभी। उस 10 रुपए में वहां पे मुझे डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं जो हायर एजुकेटेड है, ठीक है। ऑब्वियसली भाई डॉक्टर ऐसा कोई ऐसा नहीं कि मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो किसी को भी बैठा दिया, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस जब पर्सन रहेगा तभी वहां पे डॉक्टर बन सकते हैं। तो मुझे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर जो नॉर्मली अगर उनका उन वही डॉक्टर का जो प्राइवेट क्लिनिक होता है ना, ऐसा होता है ना बहुत सारे डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में, इनका ही बाजू में 10 मिनट 5-10 मिनट पे जाओ, वहां पे उनका प्राइवेट क्लिनिक है, अगर वहां पे जाओ तो फीस लगती है 700 रुपया, ठीक है। मतलब 2 मिनट ट्रीटमेंट करने के वो सेम पर्सन अपने को ट्रीट कर रहा है, वहां पे 500 रुपए ले रहा है और यहाँ पे 10 रुपए में ट्रीटमेंट मिल रही है। साथ ही साथ तो बड़ी बात तो ये है, ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें और एक चीज मिल रही है, अरे मेडिसिन। मेडिसिन जो इतने महंगे हो चुके हैं आज के डेट में, वो जीएसटी लगाए, टैक्सेस वगैरह सब ऐड होके इतने महंगे हो जाते हैं मेडिसिन, जो कॉमन मैन अफोर्ड नहीं करता। मतलब लिटरली कितने लोगों को तो छोड़ देना पड़ता है, जाने दो भाई, अपने पास पैसे नहीं है, जब तक जिएंगे तब तक ठीक, भगवान के सहारे, पैसा ट्रीटमेंट के लिए पैसा ही नहीं है। ऐसा आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा रियल लाइफ में। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में 10 रुपए में आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिसिन भी मिल रही है, जिसकी कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ रुपीज होगी, और वो डॉक्टर की सैलरी भी लैक्स ऑफ रुपीज होगी। लाख रुपए तो नॉर्मल फीस है भाई, मतलब नॉर्मल सैलरी है डॉक्टर की अगर सिविल हॉस्पिटल में है, तो जिसको लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज की मेडिसिन हमें मिल रही है, ये चीजें 10 रुपए में कैसे मिल सकती है यार? कैसे कमा रही है गवर्नमेंट? अरे गवर्नमेंट कमाने के लिए नहीं बैठी है मेरे भाई, गवर्नमेंट का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता। सी, गवर्नमेंट सर्विस देने के लिए, सोशल सोशल एक्टिविटी है, सर्विस देने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल रखा हुआ है, सो दैट कोई भी कॉमन पर्सन, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पुअर से प्योर, गरीब गरीब से गरीब, और वी कैन से इवन भिखारी बेगर, वो भी रहा तो वो भी मेडिसिन ना मिलने की वजह से उसकी डेथ ना हो, इसके मतलब ये पर्पज से सिविल हॉस्पिटल बनाया गया है, जहाँ पे आपको एज गुड एज फ्री बोला तो भी चलेगा, सब कुछ फ्री में मिलता है। ठीक, तो ये क्यों कैसे हो रहा है? बिकॉज इट इज चैरिटेबल ट्रस्ट, ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, उनका इंटेंशन कभी प्रॉफिट कमाना था ही नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस कितनी होती है? 0। अरे नहीं नहीं, मतलब एकदम ग्रेजुएशन की वगैरह बात नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टू 8, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इवन ये भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। बहुत सारे मतलब लोगों का ऐसा था कि मुझे बॉय ही चाहिए भाई, एकदम बेटा ही कमा सकता है, वंश का दिया जो भी है, बेटी अगर रही तो कोई काम की नहीं है तो उसको खत्म कर दो। मतलब एक्चुअली बहुत घिनौनी हरकत है, इसके बारे में बोलने को भी शर्म आती है, बट रियलिटी में ऐसा होता है, लोग बेटी को नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर ये मतलब बेटी होगी तो उस पर खर्चा भी होगा, खर्चा होके वो दूसरे के घर पे जाएंगे, तो ये जो बर्डन लोग फील करते थे, ये बर्डन फील ना करे इसलिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को फ्री में पढ़ाओ,
अरे यार, लेकिन पेरेंट्स बोलने लगे कि ठीक है फ्री में तो आप पढ़ा दोगे, लेकिन स्कूल में तो उसको भेजना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे यूनिफॉर्म लो, यूनिफॉर्म का खर्चा कौन करेगा? गवर्नमेंट बोल रही है डोंट वरी, हम उसको यूनिफॉर्म दे दें। अरे आप तो यूनिफॉर्म दे दोगे, यूनिफॉर्म देने में क्या लगता है, उसके इतने बुक्स कौन खरीदेगा, बुक्स को पैसे लगते हैं। गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी, उसको बुक्स भी दे देंगे। ठीक है, बुक्स पे दे दिए। पेरेंट्स बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं यार, वो तो बोलती है कि मुझे टिफिन भी चाहिए, स्कूल में जाना है तो असते ना मधली छुट्टी। ठीक है, सो जेवायची सुट्टी, मधली छुट्टी, डिपेंड्स ऑन द स्कूल, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। बट जो भी लंच ब्रेक होता है तो उस टाइम पे लंच भी चाहिए बेटी को, तो कौन देगा? हम नहीं देने वाले हमारे बेटी को टिफिन। गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी, हम मिड डे मील बोलते हैं उसे, तो हम खाना भी प्रोवाइड करेंगे स्कूल में। पहले सिर्फ खिचड़ी आती थी, बाद में बहुत सारे एडिशन हो गए, मतलब बच्चों के बॉडी के हिसाब से प्रोटीन्स मिलने चाहिए, विटामिन मिलने चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐड कर दी। कभी फ्रूट्स देते हैं, कभी गेहूं देते हैं, कभी मतलब घर पे लेके जा सकते हैं, कभी बिस्किट्स देते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अरे यार, जस्ट इमेजिन, अगर मैं चाहूँ कि मेरा बेटा बेटी जो भी रहेगी, तो उनको अगर मैं अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, एकदम इंटरनेशनल स्कूल में अगर एजुकेशन देना चाहूँ, तो लाखों रुपए फीस लगती है। और एक साइड में देखो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री एजुकेशन होने के साथ यूनिफॉर्म भी मिल रहा है, बुक्स भी मिल रहे हैं, खाना भी मिल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट बिकॉज इट इज चैरिटेबल। ये सब चैरिटेबल है, ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ समाज को, सोसाइटी को सर्विस देने के लिए बने हैं। इनका प्रॉफिट मेकिंग कभी इंटेंशन था ही। तो ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट के बहुत अलग अलग, मतलब जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, तो इसमें कुछ क्लब्स आते हैं। क्लब मतलब वो पब वाला नहीं थे, एकदम डिस्को डांस वाला, वो वाला क्लब नहीं, सोशल क्लब, जैसे कि लायंस क्लब होगा, सुना होगा आपने, सोशल एक्टिविटीज की जाती है वहाँ। ठीक है, हॉस्पिटल, सोशल हॉस्पिटल मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल। हर हॉस्पिटल ऑफ कोर्स चैरिटेबल नहीं होता। आपने सुना होगा ना, एकदम कसाई है साला, क्या काटता है, इतने पैसे चार्ज करता है वो डॉक्टर। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो चैरिटेबल वाला नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। तो चैरिटेबल की कैटेगरी में हॉस्पिटल भी आते हैं, और लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज भाई डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लाइब्रेरीज। आज के डेट में अगर आपको जितने भी ग्रेजुएट्स दिख रहे हैं, एजुकेटेड दिख रहे हैं, लाल दिया में आ रहा है कोई एकदम आईएएस आईपीएस, ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइब्रेरी में थे। और ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करना ये भी बहुत बड़ी एक्टिविटी है। सो ये सब चैरिटेबल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अगर चैरिटेबल के एग्जाम्पल देखने जाए तो लिस्ट बहुत बड़ी है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी है। लेकिन हमारे इस टॉपिक में, चैप्टर नंबर 2 में, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये जो कैटेगरी है, इसमें क्लब, हॉस्पिटल और लाइब्रेरीज, इनका हम फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी। दोस्तों हम बेसिकली जब आज तो थेरी, आज पूरा थेरी सेशन रहेगा। आज आपको कुछ लिखना नहीं है, बस 100% तन और मन, ये तो धन की बात नहीं ना, डेमो लेक्चर चल रहा है। सो तन और मन 100% मेरे साथ रखिएगा। थ्योरी पढ़ते टाइम हम राइटिंग का पार्ट नहीं रखेंगे, जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा, जब सॉल्विंग रहेगा, तब हमें साथ में लिखना रहेगा। यस, तो देखते हैं आगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इसमें क्या है। यस दोस्तों, मीनिंग ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, मैंने सब कुछ अभी तो जनरल बातें बताई, अब चैरिटेबल ट्रस्ट का मीनिंग भी देखते हैं। तो मेनी एंटरप्राइजेस आर रन फॉर देयर ओन प्रॉफिट। जैसे कि हम तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, हम मतलब नॉर्मली 99% लोग प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं। तो द प्रोपराइटर, मतलब एग्जांपल ले लो प्रोपराइटर का, मैं प्रोपराइटर हूँ, प्रोपराइटर मतलब ओनर। तो सिंगल पर्सन, वन मैन बिजनेस होता है ना, के कॉमर्स एकेडमी, इट इज कुणाल कटारियाज कॉमर्स एकेडमी, इट इज माय एकेडमी, एक पर्सन की है, तो मैं प्रोपराइटर हूँ इसका। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप होती है, जिसमें पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स। तो सपोज हम 4 लोगों की टीम है और हमने क्लास स्टार्ट किया हुआ है के सी है, सो इट इज पार्टनरशिप। हम पार्टनर्स ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कंपनीज, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड, ऑफ कोर्स सबका एम क्या है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ओके, तो however there are certain institutions, इन ऐसे कुछ institutions है दुनिया में which are established, किस लिए established हुई है? only for the purpose of rendering useful social services। दोस्तों पॉइंटर के पास ध्यान होना चाहिए आपका। तो कुछ बिजनेस किस लिए होते हैं? ओनली फॉर रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज। उनका इंटेंशन सोशल सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं। एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, सच एज एग्जांपल हमने देखे अभी, स्कूल से, कॉलेजेस से, लाइब्रेरी से, हॉस्पिटल से, क्लब से, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज होती है। ठीक है, और उनको दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये ट्रेड नहीं करते ना। ये ट्रेड मतलब क्या? परचेस एंड सेल, खरीदी बिक्री।
इथे परचेस सेल नाहीच आहे ना, हे सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये होता है चैरिटेबल ट्रस्ट। तो एग्जांपल के तौर पे हमने देखा स्कूल, कॉलेज। आइला, ये कॉलेज देखा देखा लग रहा है रे। अरे हाँ, केकेवाग एजुकेशनल कैंपस, कहीं तो देखा है। वंस अपॉन टाइम देखा होगा, याद नहीं होगा, ऑफलाइन दुनिया में आ जाओ तो याद आ जाएगा। ओके, तो या फिर लाइब्रेरीज है, हॉस्पिटल्स है, या फिर सोशल सोशल क्लब। देखो मैं आपको क्लब का एग्जांपल मतलब यहाँ पे देना चाहता हूँ। अभी इन्होंने क्या किया है देखो, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। अक्षय कुमार का बर्थडे था, मे बी अक्षय कुमार के फैन हो गए ट्रस्ट वाले, वॉट एवर द रीजन इज, बिकॉज अक्षय कुमार भी एक सोशल पर्सन है भाई, एकदम दिल से सैल्यूट है। वो एक्टिंग कैसे करते हैं, वो कितना कमाते हैं, वो डजेंट मैटर। सब बॉलीवुड में मतलब एक्टिंग भी अच्छी ही है, नाम नहीं रख रहे उस चीज को, लेकिन ही इज द पर्सन जो सोसाइटी के लिए कुछ भी काम करना हो हमेशा आगे रहता है। यस, सोनू सूद, यस, ऐसे बहुत ग्रेट एग्जांपल्स है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। हेल्थ चेकअप के लिए नॉर्मली अगर डॉक्टर के पास जाओ तो 100 200 500 रुपए कुछ तो लगते होंगे। फ्री में हेल्थ चेकअप कैंप पे सोशल एक्टिविटी है। ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, सोशल एक्टिविटी है। आई डोनेशन, सोशल एक्टिविटी, ठीक है। तो जहाँ पे सोसाइटी के लिए प्रॉफिट का मतलब माइंड में प्रॉफिट ना रखते हुए सोसाइटी के भले के लिए कुछ कर रहे हैं, ये सब होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, क्या दिया है, सच चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट wherever a body of interested person come together। यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन साथ में आते हैं, ठीक है। और जो पर्सन साथ में आते हैं ना उनको मेंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, 10 मतलब हाथ मिलाए ना, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, चौथे ने पांचवे को, ऐसे कुछ लोग एक दूसरे को जब हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं, सपोर्ट करते हैं, 10 लोग साथ में आ गए, ये सब हो गए मेंबर्स। और मेंबर्स ने मिलकर स्टार्ट किया एक सोशल एक्टिविटी, सोशल पर्पस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। और ये जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर 1000 लोग भी हो सकते हैं, 1000 मेंबर साथ में आ गए, लेकिन 1000 मेंबर मिलकर सब लोग थोड़ी हैंडल करेंगे ना ये इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए बनाते हैं कमिटी, ठीक। बेसिकली रियलिटी में अगर 1000 पीपल रोज मीटिंग लेंगे तो कैसा होगा भाई, उनके चाय पानी को ही सब खर्चा हो जाएगा और डिसीजन भी नहीं आएगा। 100 पर्सन भी साथ में आ गए तो 100 ओपिनियन होते हैं। तो नॉर्मली ये मेंबर्स उनमें से कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट मतलब वोट करते हैं और कमिटी अपॉइंट करते हैं, जो क्या करते हैं, फंड सब्सक्राइब, सब लोग कुछ फंड देते हैं एंड प्रोसीड्स टू कंडक्ट नॉन ट्रेडिंग कर, ठीक है। सो उसको नॉर्मली सब्सक्रिप्शन नाम से हम जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 100 फ्रेंड्स हैं, 100 फ्रेंड्स साथ में आए, हमने सबने 5,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो 5,000 इंटू 100 बोले तो 5 लाख रुपया कलेक्ट हो गया। और 10 में से हमने 5 लोगों को, 100 में से हमने 5 लोगों को अपॉइंट किया एज अ कमिटी, भाई तुम 5 लोग देख लेना कामकाज। 5 लाख कलेक्ट हो गए, सोशल एक्टिविटी शुरू हो गई, ठीक है। ऑर्फन हाउस है, ओल्ड एज होम है, ऐसे बहुत सारी चीजें भाई दुनिया में करने की। लेट्स सी, यस, तो देखो सर्च सर्च the charitable trusts are not doing any trading activities for running profit, they do not prepare trading and profit and loss account। दोस्तों 11th में भी और 12th में भी जब हम फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक कर रहे थे, 11th में था फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग एक पर्सन का, और 12th में था फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एग्जैक्टली। तो हम वो टाइम पे प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, क्यों? अरे ये ट्रेड कर ही नहीं रहे ना। जहां पे ट्रेड होता है वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ना, यहाँ पे बाय है, गुड्स ना बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, सो बाइंग सेलिंग नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा। और अगर ये प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सवाल ही नहीं आता। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, इवन दो इट इज फाइनल अकाउंट, बट ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं करना है और प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं। So however, this concern also need to maintain accounts for knowing the financial। लेकिन ये तो जरूरी भाई, इनको भी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए अकाउंट्स तो मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो मैं बोलूंगा केकेसीए चैरिटेबल ट्रस्ट है, लाओ पैसा खा लो, वही चैरिटेबल के नाम पे पैसा खा लिए, होता है ना ऐसा, सुना होगा आपने, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में होता है घोटाला, स्कैम, जो बड़े बड़े स्कैम बाहर आते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं मतलब कोई स्कैम नहीं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा संस्थान, कितना पैसा आता होगा यार वहां पे, मतलब काउंटिंग करने के लिए मल्टीपल पीपल है, मल्टीपल मशीन है नोट काउंट करने के लिए, कितना पैसा आता है, ठीक है।
सो नो डाउट वो पैसा कमाना नहीं चाहते, सोशल सर्विस करना चाहते, भाई साईं बाबा के नाम पे जो भी पैसा आता है सोसाइटी के लिए यूज होता है, लेकिन आंसर तो देना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा भाई, पैसा आया कितना, गया कहाँ पे। मतलब अगर ऐसा नहीं ना कि चैरिटेबल है मतलब आंसर नहीं देना है, पैसे का कुछ भी कर सकते हैं, दे आर आल्सो आंसरेबल, वो आंसरेबल है इसलिए अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। सो देयर अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल, इनका अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, बिकॉज ये सिर्फ कैश बुक मेंटेन करते हैं। ओके, ये सिर्फ कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो इनका अकाउंट बहुत सिंपल है। यहाँ पे ज्यादा हिसाब किताब कुछ नहीं होता, पैसा आया पैसा गया इतना ही मेंटेन रखा जाता है। ओके, तो सिंस these organizations in useful services, the question of sales and purchase does not arise। तो परचेस और सेल का सवाल पैदा ही नहीं होता भाई, परचेस सेल हो ही नहीं रहा। तो these are there are no complicated entry to be passed to journals। तो सबसे पहली बात तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, यहाँ पे ना परचेस है ना सेल है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, और इसमें जो एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं वो भी एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लेवल के नहीं होते कि हमें नहीं आएंगे। इट इज वेरी गोइंग टू बी सिंपल टॉपिक, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपने लेक्चर मिस कर दिए भाई तो फिर कोई गारंटी नहीं है, पहले लेक्चर से आपको एक भी मिस नहीं करना है, सो दैट लिंक लगेगी और टॉपिक अच्छे से सॉल्व भी करते आएगा। नेक्स्ट देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल ट्रायल बैलेंस, अ समरी ऑफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड व्हिच इज कॉल्ड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दोस्तों जैसे नॉर्मल फाइनेंस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस होता है, यहाँ पे मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर किया जाता, बल्कि सिंपल कैश बुक, पैसा आया तो रिसीट और गया तो पेमेंट, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ड्रॉ किया जाता है। So now these receipts and payment account will not be shown the profit or loss of organization। देखो, अगर मैंने बोला मुझे फीस का कलेक्शन मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए आया और मेरे से 5 लाख रुपए गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख। एक्जैक्टली, आप गलत हो सर, कैसे? सिंपल है ना सर, 10 लाख आपके पास आए या फिर 6 लाख गए, मैं 6 लाख का एग्जांपल लेता हूँ, 10 आए 6 गए तो 4 लाख आपका प्रॉफिट हुआ। बहुत गलत बात है मेरे भाई, मैंने सिर्फ ये बोला कि कैश आ रहा है, 10 लाख आया मतलब ऐसा थोड़ी बोला मैंने कि 10 लाख इनकम है। ऐसा भी हो सकता है कि फीस के 7 लाख थे और 3 लाख रुपए मैंने लोन लिया, लोन लिया तो पैसा आता है क्या जाता है? यस, रिसिप्ट पैसा आएगा, लोन लिया ना तो बैंक से पैसा मिलेगा। तो 7 लाख मेरा फीस मिला था और 3 लाख का मैंने लोन लिया तो 10 लाख रुपए रिसिप्ट हो गया। लेकिन देखा जाए तो 10 लाख क्या मेरा इनकम है? नो सर, 10 लाख तो सिर्फ आपका रिसिप्ट है, हर रिसिप्ट इनकम नहीं होता। पैसा मिला जब हर रिसिप्ट इनकम नहीं होता दोस्त। ऐसा भी हो सकता है मैंने किसी को पैसा दिया होगा उससे रिटर्न मिला तो वो इनकम थोड़ी होता है। और एग्जैक्टली पेमेंट की भी बात करते हैं, हर पेमेंट खर्चा नहीं होता। जैसे कि सपोज मैंने बोला कि मेरे से 3 लाख मेरे से 6 लाख रुपए गए, 6 लाख रुपए मेरे पास आए थे गए, आप बोल रहे हो 6 लाख एक्सपेंस है, गलत बात है यार। 6 लाख में से 4 लाख की तो मैंने एफडी करके रखी बैंक में, फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट कर ली मैंने बैंक में, क्या है मेरा एक्सपेंस है? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है यार, समझ रहे हो, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। सो सिर्फ रिसिट मतलब कैश कितना आया और पेमेंट मतलब कैश कितना गया, ये दोनों चीजें पता चलने से हम बिजनेस में प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इसलिए सो टू नो द कंसर्न, टू नो वेदर द कंसर्न इज मीटिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस आउट ऑफ हिज इनकम, ये जानने के लिए कितना पैसा आया उसमें से हम खर्च कर पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम ये प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों अब तक हमने देखा, मतलब अब तक जितनी भी स्टोरी हुई है मैं ये समझ गया कि ये बिजनेस तो प्रॉफिट कमाने वाला है नहीं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर करने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर करने वाले। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो आएगा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और साथ में दूसरा आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आगे, charitable trust will also have assets and liabilities which will require preparation of। दोस्तों अगर मेरा मान लो ऑर्फन हाउस है, ऑर्फन हाउस बोले तो अनाथ आश्रम, ओके, अगर मेरा अनाथ आश्रम है सो अच्छा खासा मतलब लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लोगों को पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे डोनेशन देते जाते हैं।
तो डोनेशन मिलते मिलते इतना पैसा आ गया मेरे पास कि मैंने बिल्डिंग ही खरीद ली। मतलब पहले रेंट पे थी, फिर मैंने बिल्डिंग ले ली। अरे ऑफ कोर्स मेरे खुद के रहने के लिए नहीं, ये बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे अनाथ बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, उनको रखने के लिए एक मैंने 4 फ्लोर की बिल्डिंग ले ली जहाँ पे अलग अलग रूम में बच्चे रह रहे हैं। अब मेरे पास एसेट है, इसका मतलब मेरे पास एसेट है। अगर एसेट कम है, मतलब अगर मैं बिल्डिंग लेना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम अच्छा सा बनाना है, जिसमें लाइब्रेरी भी होनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, मतलब मतलब खाने के लिए कैंटीन, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैंने लोन ले लिया। ये भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि इनको लोन नहीं मिलता, भाई चैरिटेबल ट्रस्ट को भी लोन मिलता है। ओके, तो द पॉइंट इज, ये सब सिचुएशन में मेरे पास एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है। मैं कौन हूं? अरे मैं एक पर्सन नहीं हूं, मैं खुद चैरिटेबल ट्रस्ट हूं। दोस्तों ये पूरे इस क्वेश्चन में जो बोल रहा हूँ ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं मेरी खुद की बात नहीं कर रहा, मेरे जेब की बात नहीं कर रहा, मेरी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो एज अ ऑर्फन हाउस मेरे पास प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, जो भी चीजें है मेरे पास, तो ये मेरी एसेट या लाइबिलिटी हो गई। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होने की वजह से मुझे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना जरूरी है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन दुनिया में भूल चुके हो कि बैलेंस शीट क्या होता है, तो इसकी मैं आपको डिटेल में याद दिलाने वाला हूं। हम जो नेक्स्ट सेशन देखेंगे ना, तो नेक्स्ट सेशन हम पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं कि प्रैक्टिकली रियलिटी में ये बैलेंस शीट कैसी होती है, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे होता है, और फिर हम उसके अगले सेशन में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ समझ लो एक एक चीज, जितनी चीजें इनपुट हो रही है समझ लो। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टाइम के बाद पढ़ रहे हो, तो पहले सेशन का 100% इनपुट होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपकी लिंक लगेगी, हमारी ट्यूनिंग होगी, आप हर सेशन अटेंड करोगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती रहेगी। एट द एंड ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, और फाइनल अकाउंट के मतलब जो फाइनल अकाउंट हम बनाना चाहते हैं, उसमें एंड में वी हैव टू एडजस्ट अप्रोप्रिएटली विद सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। और क्वेश्चन में हमें कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स भी दिए जाएंगे, जो हमें डबल एंट्री सिस्टम, मतलब जो हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, ऐसा रूल फॉलो करके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। ओके, तो ये फाइनल अकाउंट बहुत सुन लिया सर, ये है क्या एग्जैक्टली? देखो सिंपल टर्म्स में आपको बता दूं, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट एक तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो हमें प्रिपेयर करने के लिए पूछा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, और लास्ट में होता है बैलेंस शीट। ओके दोस्तों, पूरे टॉपिक में ये 3 चीजों के सिवा हमें कुछ भी नहीं करना है। घूम फिर के हम इसी पे पहुंचेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्यूशंस में, मोस्ट ऑफ द एकेडमीज में आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिखाया जाएगा। ये क्वेश्चन होता है, ये आइटम इधर लिखने का, खत्म। लेकिन हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, लॉजिक भी समझेंगे। लॉजिक समझने के बाद आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में मैजिक होगा। ओके, सो फिलहाल कॉन्सेंट्रेट ऑन मैजिक, नहीं लॉजिक। सो 3 चीजें हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है या दी जाएगी, इसमें से कुछ चीजें दी जाएगी, कुछ चीजें पूछी रहेगी। सो फर्स्ट इज रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट मतलब क्या? रिसीट मतलब आ रहा है पैसा, पेमेंट मतलब जा रहा है। तो सिंपल ये कैश बुक है, पैसा आया गया। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नाम में ही समझ रहा है, इनकम मतलब शायद से पैसा आया मिला होगा तो हमारा इनकम होगा, और एक्सपेंडिचर हमने खर्च किया होगा हमारे सोशल पर्पस के लिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। और लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें ये समझता है कि एग्जैक्टली हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है और हमारी लायबिलिटीज कितनी। लायबिलिटी मतलब कर्जा, कर्जा कितना है, ये सब चीजें समझने के लिए बैलेंस शीट होती है। ठीक है, यस। तो स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू रिमाइंडर, ये सेशन लाइव चल रहा है, और अगर आप लाइव अटेंड कर रहे हो तो लाइव के लिए आप कुछ डाउट रियल टाइम में पूछना। अगर आपको डाउट आ रहा है, डोंट वेट कि हम लेक्चर एंड होने के बाद पूछेंगे, इमीडिएटली पूछ सकते हो। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, डेफिनेटली सेशन एंड होने के बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। केकेसीए ऐप में चैट सेक्शन में जाने के बाद आपको 2 नाम दिखते हैं, वहां पे एक नाम दिखता है केकेसीए और दूसरा बैच का नाम। तो केकेसीए में अगर आपने कुछ टाइप किया तो मैसेज सिर्फ मुझे मिलेगा, और बैच में अगर कुछ टाइप किया तो पूरे बैच में, मतलब सब बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसके। आई विल सजेस्ट यू, अगर कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो बैच में।
नाउ नॉट फॉर प्रॉफिट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट जो है रेफर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब एग्जैक्टली एनपीओ में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं? देखो, फर्स्ट आर फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब अगर आप मतलब बेसिकली ये समझ लो भाई मैंने बहुत पैसा कमा लिया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है। अब मैंने सोच लिया कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अब मैंने सोचा कि नहीं यार, पैसे कमाना भी बाजू में रखते हैं, अब हम करते हैं सोशल एक्टिविटी। तो इसलिए हमें बनाना है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ में एग्जैक्टली क्या क्या, मतलब कौन सी एनपीओ, कौन सी, मतलब अगर मैंने आपको पूछा ये ए बिजनेस है ये बी है, तो इसमें से चैरिटेबल कौन सा है, तो कैसे समझेगा? सो देखो चैरिटेबल कौन सा है, फर्स्ट आर फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ, ये किस लिए बना है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इवन रिलीजियस एक्टिविटीज इसमें आती है, चैरिटेबल एक्टिविटीज इसमें आती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए अगर बने कुछ तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। नेक्स्ट इंटेंट टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग सोशल ऑब्जेक्टिव, इनका इंटेंशन क्या है? पैसा किधर खर्चा करना है? ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अभी अभी जो मैं पैसा कमा रहा हूँ मेरे खुद के लिए खर्चा कर रहा हूँ, एज अ कुणाल कटारिया मैं जो फीस कमाता हूँ मेरे लाइफ के लिए, मेरे वाइफ के लिए, मेरे फैमिली के लिए खर्च करता हूँ। लाइफ और वाइफ थोड़ा सिमिलर ही है तो हम वापस इस पे आते हैं। तो मैं मेरे फैमिली के लिए खर्चा कर रहा हूँ, तो ये वाला सोशल नहीं है। जब मैं मेरी अर्निंग, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो उनकी अर्निंग किधर खर्च करते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एकदम छोटा सा कोरोना, नहीं छोटा सा नहीं, कोरोना था तो छोटा सा, लेकिन कांड बहुत बड़ा कर दिया। सो ये जो कोरोना, ये जो वायरस है, इसके वजह से मतलब बहुत लोग परेशान थे। तो अभी चैरिटेबल, मैंने क्या सोचा, मेरे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पे कोरोना का वैक्सीनेशन, कोरोना का सेंटर बना दिया। ठीक है, जहाँ पे लोग आके एडमिट हो सकते हैं। ये सोशल एक्टिविटी है। वैक्सीनेशन का फ्री कैंप दे दिया, फ्री वैक्सीनेशन कैंप फ्रॉम अस, सोशल एक्टिविटी है। ठीक है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। नेक्स्ट, हैव टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। बच्चों, अगर हम 100 लोगों ने मिलके चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया और उससे जो प्रॉफिट आया वो घर पे लेके गए, काहे का वो सोशल, वो चैरिटेबल रहा ही नहीं ना। प्रोहिबिट करना मतलब बैन करना, जो वर्ड है ना प्रोहिबिट, इसका मतलब है बैन, अलाउड ही नहीं है। क्या अलाउड नहीं है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। हम 100 लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए बराबर, और हमने पैसे डाल के ट्रस्ट शुरू किया, तो ट्रस्ट का प्रॉफिट किसका हुआ? हमारा नहीं हुआ भाई, ट्रस्ट का हुआ। ठीक है, इवन दो हमने प्रॉफिट पैसे कंट्रीब्यूट किए, ट्रस्ट में ज्यादा पैसे आ गए, कितना भी पैसे आ जाए, करोड़ों रुपए आ जाए, उसमें से हम कुछ नहीं ले सकते। ऐसा होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, मेंबर्स को कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल इन जनरल, या फिर जो जनरल पीपल इन जनरल है उनका वेलफेयर करना है, कुछ अच्छा करना है उनके लिए। टू सेटिस्फाई द एजुकेशनल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ सोसाइटी, या फिर सोसाइटी में जो लोगों की नीड है, एजुकेशनल नीड या कल्चरल नीड, वो सेटिस्फाई करना। ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो ट्रस्ट बनती है वो होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, लेट्स सी, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, लेट्स सी। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है, क्या है ये? सुना होगा ना ऐसे एकदम, सुबह सुबह अगर आपके घर के आजू बाजू में कहीं पे गार्डन होगा, वहां पे ऐसे हास्य, हास्य क्लब वगैरह ऐसे कुछ अलग अलग, लाफिंग क्लब, अलग अलग नाम देते हैं। ये क्या है? बेसिकली सोशल क्लब्स, जहाँ पे सीनियर सिटीजन मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंजॉय करते हैं वगैरह वगैरह। तो इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है? अरे बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट से परे। प्रॉफिट वगैरह कमा लिया, अब ये सीनियर सिटीजन लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये सोशल पर्पस के लिए ये पैसे कलेक्ट करते हैं। कभी कभी प्लांटेशन करने जाते हैं, चलो भाई अपन प्लांटेशन करके आएंगे। अभी सपोज समर आ गया, समर सीजन, चलो भाई अपन बर्ड्स के लिए कुछ ये लाते हैं, खाने के लिए चीजें लाते हैं, के लिए पानी रखते हैं। तो कोई भी चीज सोसाइटी में किसी ना किसी भले के लिए, तो ये सोशल क्लब्स, ये एक एग्जांपल हो गया चैरिटेबल ट्रस्ट का। नेक्स्ट इज, ये क्या है सर? ये है हॉस्पिटल। अगर आपको नाम दिख रहा होगा, इट इज नामको चैरिटेबल ट्रस्ट, नामको, नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव, नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव। तो उनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हॉस्पिटल है। आई एम प्राउड टू से, ये बेसिकली जो जैन पीपल, हम जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जैन लोगों ने ये चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट किया हुआ है, नामको हॉस्पिटल, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। इवन कैंसर जैसी बीमारियां वगैरह
यहाँ पे सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं। नेक्स्ट, यस, स्पोर्ट्स। अगर किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स के लिए जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं ना, वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज जो है वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है। देन ये हॉस्पिटल है, एसएमटी हॉस्पिटल, तो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होती है, ये सब चैरिटेबल ट्रस्ट के कैटेगरी के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अरे भाई ये क्या है, ये तो मंदिर है, ठीक है? ये टेम्पल है, एग्जैक्टली कौन सा मंदिर है वो इतना ट्रेस मत करिएगा, बस टेम्पल है, अक्षरधाम का टेम्पल। ओके, अक्षरधाम का टेम्पल है भाई। तो यहाँ पे जो भी डोनेशन आता है, जो लोग अच्छे दिल से जो भी देते हैं, उसका क्या करते होंगे, सोशल सोशल पर्पस के लिए यूज करते होंगे ना, ये चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। ये क्या है फिर, ये मस्जिद है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है भाई फिर, ये चर्च है क्या, ये गुरुद्वारा है, यस। और ये क्या है, देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। फिर कोई भी धर्म हो, मैंने 4 एग्जांपल लिए, आप जिस भी धर्म से बिलोंग, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका जो भी मंदिर, मस्जिद, मदीना, क्या रहता है, और ट्रस्ट, सॉरी चर्च या फिर गुरुद्वारा या फिर कोई ट्रस्ट, ट्रस्ट नाम से भी होता है। तो जो भी आपका ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप जाते हो धर्म के पर्पस की वजह से, वो सब कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट के कैटेगरी में आता है। और ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फिलहाल, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई नो दिस एग्जांपल वेरी वेल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सर्टिफिकेट वगैरह देती है, एग्जाम कंडक्ट करती है, तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, ओके। कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट, इवन अभी अगर लॉयर बनना है तो उसके लिए बार काउंसिल होता है, ठीक है। वैसे डॉक्टर बनने के, अगर डॉक्टर की डिग्री तो उनकी एक इंस्टीट्यूशन होती है, जो सब डॉक्टर्स हैं उनकी इंस्टीट्यूशंस होती है, तो ये इंस्टीट्यूशंस भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है, तो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। अरे यार सर घूम फिर के उधर ही चाह रहे घूम फिर के उधर ही आने वाले हैं, क्योंकि कंक्लूजन वही है। स्टोरी कितनी भी बड़ी हो, ट्रेलर तो छोटा ही होता है या कंक्लूजन तो छोटा ही होता है। कंक्लूजन यही है कि इनका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर प्रमोट करना, लोगों को एजुकेशनल नीड कंप्लीट करना या फिर कल्चरल नीड जो है लोगों की वो फुलफिल करना। इवन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शिव भोजन पता है, शिव भोजन थाली कितने में, 5 रुपए में खाना मिलता है भरपेट भाई, रोटी भी, सब्जी भी, सलाद भी, पानी भी। पानी तो ठीक है चलो फ्री में, इस फॉर्चुनेट के हमारे से देश में कि एटलीस्ट पानी तो कोई भी किसी को भी दे सकता है ना, तो है अपना देश फॉर्चुनेट है। तो ये भी चैरिटेबल एक्टिविटी भाई, 5 रुपए में खाना, मतलब काय का प्रॉफिट यार, एक रोटी भी ले लो तो 5 रुपए लग जाएंगे, मतलब अगर अच्छे होटल में गए तो शायद उसको भी 50 रुपए लग जाए, बट एक नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, अगर हम किसी पार्सल पॉइंट से भी रोटी ले ले तो 5 रुपए लग जाए, वहां पे आपको रोटी, सब्जी सब कुछ मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, दाल मिल रही है, सलाद मिल रहा है 5 रुपए में, सोशल एक्टिविटी, ठीक है। तो देखो, दे आर नॉट एस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं बनी हुई। दे प्रमोट लिटरेचर, ये लिटरेचर को प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटी। इनका इनकम सोर्स क्या है सर, कैसे चलती है ये, चलो मैंने माना कि बहुत अच्छी एक्टिविटी, समाज का काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, सैल्यूट है इनको, पैसा कहां से आता है, तो देखो इनके लिए इनकम इनकम क्या है, बेसिकली एंट्रेंस फीस होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, ये अलग अलग नाम से पैसे लिए जाते हैं, यही इनके लिए इनकम। और मैं आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपका बर्थडे, एनिवर्सरी जो भी आती है, ठीक है, आप खुशी से मनाइए, तो कोई रेस्ट्रिक्शन करने का मेरा कोई सवाल ही नहीं आता, बट कभी तो भी सोचिएगा, अगर आप मैच्योर्ड हो चुके हो, अगर आप 17 प्लस 18 प्लस हो चुके हो, तो अगर आप सोसाइटी के बारे में सोचिए कि चलो आज एक मूवी देखने जाना था, मूवी देखने नहीं जाते, 200 रुपए का टिकट है, 200 जो भी है, आना जाना खाना पीना सब 200 रुपए तो लगते हैं ना भाई, मूवी देखने का 200-300, चलो भाई आज मूवी देखना कैंसिल, आज के दिन का पैसा हम चैरिटेबल ट्रस्ट, कहीं ना कहीं, फिर वो ऑर्फन हाउस की बात हो,
या फिर ओल्ड एज होम की बात हो या कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, अगर आप डोनेशन करो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, इनको हमारे सिवा कोई सहारा नहीं है। सोसाइटी के लिए सोसाइटी पे ही निर्भर है, इनके पास फंड लाने का कोई सोर्स नहीं है, सोसाइटी से ही आएगा और सोसाइटी के लिए ही जाएगा। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैंने ओल्ड एज होम स्टार्ट किया ना, तो ऐसा कोई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ ये मैंने ही किया, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक छोटा सा एक एक 1% अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में बहुत लोग काम करने वाले हैं। तो सोसाइटी से जो आता है, सोसाइटी के लिए स्पेंड करना, ठीक है। इसलिए ये लाइफ मेंबरशिप फीस डोनेशन यही उनके लिए इनकम होता है। तो एज दे डू नॉट हैव द ऑब्जेक्ट टू मेक प्रॉफिट नेचुरली, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही नहीं इसमें। तो इट डज नॉट मीन दे शुड नॉट कीप द अकाउंट्स एट ऑल। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कल इनकम टैक्स वाले आएंगे और बोलेंगे हम तो सेवा कर रहे हैं भाई, काहे का पैसा, ऐसा नहीं चलता भाई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो माना, हम भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप हिसाब मेंटेन ही नहीं रखोगे। यू आर आंसरेबल टू गवर्नमेंट, यू आर आंसरेबल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। So they have to maintain up to date accounts as they are registered as public organization. अगर आप रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, और लोग आप पे ट्रस्ट करें इसके लिए आपको अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना जरूरी है। ओके, तो सिर्फ नाम ट्रस्ट होने से काम नहीं होगा, आप काम ऐसा करो कि लोग आप पे ट्रस्ट करें। तो उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना जरूरी है, साथ ही साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना भी जरूरी है। ओके, यस। ये देखो, ये भाई क्या बोल रहा है, ये प्रॉफिट वाले, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस जो होते हैं उनका गोल क्या होता है, अपना सपना मनी मनी, शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देना है, ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक दिखाया है, मतलब ये काला काम कर रहा है। मतलब ऐसा बोला जाए तो मैं भी काले काम करने वालों में से हूँ, क्योंकि मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। बट ये देखो एंजल, ये भाई एकदम, ये व्हाइट ड्रेस देखा होगा ना आपने किसी भी मूवी में, व्हाइट ड्रेस मतलब अच्छा आदमी, ब्लैक ड्रेस मतलब दूध का, हाँ ये दूध का धुला हुआ है व्हाइट वाला। यस। तो नॉन प्रॉफिट के गोल देखो, इनका गोल क्या होता है, देखो हेल्प करना है, किसको, कम्युनिटी को हेल्प करना है, सोसाइटी को हेल्प करना है, हेल्थ के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं अच्छे से, प्रॉफिट मेकिंग में नॉन प्रॉफिट मेकिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट मेकिंग का, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट का। ठीक है, और नॉन प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। यस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट में प्रिपेयर करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अब कैश अकाउंट, पैसा आया पैसा गया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बात करें, सो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीजें बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन अगर हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे तीन चीजें होती है, एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लास्ट में बैलेंस शीट। ये तीन चीजें प्रिपेयर की जाएगी। हमें इससे लेना देना है, ये प्रॉफिट वाला पार्ट है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हम डिफरेंस देख रहे हैं। हमें अगले ऐसा समझ के चलो आप 10-15 दिन टॉपिक, 15 दिन तो चलेगा टॉपिक, टॉपिक ह्यूज है, बहुत सारे हम इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे ना, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि घर पे तुम बुक ना खोलो तो भी काम हो जाए। ठीक है, वो बात अलग है, होमवर्क देंगे तो बुक खोलना ही पड़ता है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे ये टॉपिक आपको एग्जाम में याद आना ही आना है, एट एनी कॉस्ट याद आएगा ही आएगा। तो इसके लिए तीन चीजों में हम खेलेंगे, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड। ठीक है, नेक्स्ट इज नेट रिजल्ट। अगर बिजनेस किया प्रॉफिट वाला तो रिजल्ट क्या रहेगा, एक तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। लेकिन अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर रिसीट ज्यादा हो गया, मतलब लोगों से डोनेशन वगैरह ज्यादा आया और खर्चा हमने कम किया, तो ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा सरप्लस। और अगर ऐसा हो जाए कि खर्च ज्यादा है लेकिन लोगों से डोनेशन वगैरह आया ही नहीं, इनकम बहुत कम है, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिसिट होगा। ठीक है, मतलब लॉस का दूसरा नाम डेफिसिट, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलो ओनर्स फंड, भाई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फंड किसका होता है, सो देखो ओनर्स फंड इंक्लूड्स ओनर का इन्वेस्टमेंट में कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी के कॉमर्स एकेडमी, इसमें पैसा किसका है, मेरा, मैं ओनर हूं तो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मेरा प्राइवेट, मेरा फंड मैंने घर से लाया और इसमें इन्वेस्ट किया, बिकॉज इट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट की अगर बात करें तो इसमें कैपिटल जो भी पैसा होता है तो इसमें सरप्लस आता है,
ओके, साथ में सब्सक्रिप्शन मिला, डोनेशन मिल रहा है, तो ये सब चीजें कैपिटल का पार्ट होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्यू मिनट्स का सेशन बचा है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। हमें ये तो समझ गया, ये टॉपिक का नाम क्या है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब इसमें हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। बट व्हाई, क्यों क्यों हमें इतना तकलीफ देना चाहते हो सर? क्यों फाइनल अकाउंट बनाना है, और फाइनल अकाउंट में क्या क्या आने वाला है? तो फाइनल अकाउंट में तीन चीजें, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। लेकिन ये क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट? इज फर्स्ट रीजन, द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज अंडर। फाइनेंशियल रिजल्ट हमें समझना चाहिए। इवन दो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, सर्विस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, मतलब ईयर के एंड तक हुआ क्या, टू फाइंड आउट द नेट सरप्लस और डिफिसिट। एग्जैक्टली ईयर के एंड में समझना चाहिए कि सरप्लस हुआ या डिफिसिट। इसके लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट रीजन इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास प्रॉपर्टीज कितने हैं, हम हमारे ऊपर लोन कितना है चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, ये देखने के लिए भी बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल फ्रॉम हुम फंड्स हैव बीन कलेक्टेड। जिससे पैसा लिया है उनको आंसरेबल तो है ना अपन। अगर मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट में कल किसी ने आके 5 लाख डोनेशन दिया, वो मुझे पूछ सकता है, उसके पास राइट है, वो पूछ सकता है कि मुझे हिसाब चाहिए 5 लाख का क्या किया। ऑफ कोर्स मुझे आंसर देना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि नॉन प्रॉफिट मतलब मैं कुछ भी करूँ पैसे की पार्टी कर लूंगा, नहीं 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 नहीं, वो पैसे चैरिटेबल पर्पस के लिए यूटिलाइज हुए या नहीं हुए मुझे ये बताओ। तो इनको इस आंसरेबिलिटी, मतलब हम किसी को आंसरेबल होते हैं, इसलिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना जरूरी है। टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द लार्ज कलेक्शन, ये जो कलेक्शन होता है ना डोनेशन वगैरह, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। ओके, और टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, और जो फंड्स आए हैं चैरिटेबल के नाम से वो मिस एप्रोप्रिएट ना हो, मिस यूटिलाइजेशन ना हो। ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, सेम केकेसी है जो क्लास वगैरह सब चल रहा है सेम, लेकिन क्लास के आगे मैंने एक छोटा सा डब्बा रख दिया और लिख दिया डोनेशन। और आप जब फीस देने आए, मैंने बोला नहीं नहीं हम फीस नहीं लेते भाई, हम फीस नहीं लेते। बोले सर हम फ्री में पढ़े, अरे नहीं नहीं फ्री में नहीं, पैसा तो देना है, लेकिन वो दान पेटी में डाल दो, दान पेटी में डाल दो। उससे क्या होगा सर, पैसा तो लिया लेकिन डोनेशन के नाम से लिया। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में ये देखा जाता है कि एग्जैक्टली फंड जो लिया चैरिटेबल नाम से, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हुआ या नहीं, उसका मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, ऐसा ना हो कि वो पर्सनल पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, as they are registered under the public trust act they must maintain their books of accounts in the prescribed, और क्योंकि ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है इसलिए इनको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना जरूरी है। और ये भी देखना है कि भाई इतना सफिशिएंट इनकम हुआ या नहीं, दैट वो एक्सपेंस पे कर सके। और अगर ऐसे ही चल मतलब ग्रांट मिलेगा, ग्रांट है डोनेशन है, वो फ्यूचर में रिसीव होगे कब, अगर हम प्रॉपरली फाइनल अकाउंट्स मेंटेन कर पाए। देखो आपने सुना होगा ना गवर्नमेंट ग्रांट बैठ रहा है, आपके कॉलेज की फीस अगर कम होती है तो कम क्यों होती है, बिकॉज गवर्नमेंट से हमको ग्रांट मिला है। ग्रांट मिला मतलब गवर्नमेंट से डोनेशन मिला है, सबसे ऐसा बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट डोनेशन कब देती है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है हम चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारे पास कितना पैसा आया, हमने कितना एक्सपेंस किया, हमने क्या क्या समाज सेवा की, ये सब कुछ हम दिखाएंगे, तब जाके हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिले। ये these are the reason, these are the different reason जिसकी वजह से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया। नेक्स्ट, अब देखते हैं रिसीट एंड इनकम, इसमें फर्क क्या है। जस्ट 5 मिनट का सेशन बचा है, जागते रहिए। रिसीट एंड इनकम, इसमें क्या फर्क है। रिसीट मींस एक्चुअल कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर, एक्चुअल में जो कैश मिला हमें ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, नॉर्मली पीरियड मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वो पीरियड में जितना भी कैश मिला दैट इज रिसीट। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर सच रिसीट इज रिलेटेड टू पास्ट ईयर। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल का पैसा अभी मिला, या प्रेजेंट मतलब करंट ईयर का ही मिला, या फ्यूचर का भी पैसा अभी मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा मिला है ना तो रिसिप्ट है अपना, फिर वो कैपिटल हो या रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, पैसा मिला तो रिसीट, बट हेंस कैश रिसीव्ड फॉर एनी पीरियड एंड ऑफ एनी नेचर इज ट्रीटेड एज रिसीट। तो कोई पर्टिकुलर पीरियड में जितना भी कैश मिला वो रिसीट रहेगा, लेकिन इनकम इससे अलग है। इनकम इज द मनी अर्नड वेदर एक्चुअली रिसीव्ड। इनकम मतलब जो मनी हमने अर्न किया, जो कमाया,
उसे इनकम बोलते हैं। कैश मिलना मतलब इनकम नहीं होता। कैश मिल गया इसका मतलब इनकम हुआ ऐसा नहीं। ठीक है, तो इफ द इनकम इज अर्न इन द पास्ट, सपोज इनकम पास्ट में हुई थी लेकिन इस साल पैसे मिले, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द पास्ट ईयर एंड नॉट, मतलब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपकी लास्ट ईयर की फीस पेंडिंग थी, तो अभी आपने दी, फीस अभी आपने पे की इस साल, तो इनकम किस साल का हुआ? 6 साल का ही हुआ। पर ऐसा कैसे? अरे वो रिसीट तो करंट ईयर का है, कैश तो इस साल में आई, रिसीट अभी का है, लेकिन इनकम बोलता है एक्चुअल में आपका क्लासेस का पढ़ना किया लास्ट ईयर ना, तो लास्ट ईयर की फीस थी, तो इनकम लास्ट ईयर में ही दिखाया जाएगा, करंट ईयर। तो इनकम का ऐसा नहीं होता कि जब कैश मिलेगी तब इनकम होगा। व्हेन इनकम इज अर्न, इनकम जब अर्न होती है उसी पीरियड में वो इनकम दिखाई जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ रिसीट्स। रिसीट्स के इफेक्ट देखो, बेसिकली दो टाइप की रिसीट होती है, एक होती है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब क्या? कैश रिसीट फॉर परमानेंट नेचर, जो परमानेंट नेचर में कैश मिला उसे बोलते हैं कैपिटल रिसीट। लेट्स सी एग्जांपल देखो, सपोज सेल ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट। सपोज हमें डोनेशन, मुझे डोनेशन मिला फॉर बिल्डिंग, मतलब सामने वाले ने डोनेशन दिया, तो डोनेशन देते टाइम ही क्लियरली बताया कि ये पैसे किस लिए यूज करना है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो डोनेशन तो मिला है लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला ना, वे कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाया जाता है। ठीक है, लायबिलिटी में आएगा। और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर। जो रेवेन्यू नेचर मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए जो डोनेशन मिला वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो ये रेवेन्यू ये डे टू डे एक्सपेंस के लिए होता है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन मिला, लॉकर का रेंट मिला। सपोज हमारा स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब में लॉकर होते हैं ना, लॉकर का रेंट मिलता है, तो रेंट मिला तो वो भी इनकम हुआ, तो वो रेवेन्यू इनकम हुआ। साथ में कमीशन मिला, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो सिंपल टर्म्स में अगर बोलूं, अगर मुझे स्पेशल डोनेशन मिला, स्पेशल किसी नाम के साथ, पर्पस के साथ, कि बिल्डिंग के लिए यूज करो, लाइब्रेरी के लिए यूज करो, ऐसा कुछ दिया, तो फिर वो मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट रहेगा। इन जनरल अगर पैसे आए तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, अगर शिरडी साई बाबा संस्थान है, सपोज मेरा, मतलब मेरा इन द सेंस मैं कमेटी मेंबर हूं उसका, और वहां पे किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए और बोला कि 1 करोड़ रुपए से साई बाबा के लिए मुकुट बनाइए, तो पैसे तो मिला लेकिन किस लिए मिला? स्पेसिफिकली क्राउन, वो मुकुट बनाने के लिए, पर्पस के साथ मिला है ना, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। लेकिन सिर्फ किसी ने डोनेशन दिया, कुछ नहीं बताया किस पर्पस के लिए यूज करो, रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। अगर जो कैपिटल रिसिप्ट मिला है, हाँ? उसमें अगर उतना पैसा एक्चुअल में यूज नहीं हुआ और कम हुआ तो वेरी नाइस क्वेश्चन सर। अगर कैपिटल रिसिप्ट मिला, जैसे कि 1 करोड़ मिला सर मुकुट बनाने के लिए, लेकिन जो साईं बाबा के लिए एक बनाया उन्होंने मुकुट या क्राउन जो बोल सकते हैं, तो बनाया उसके 80 लाख रुपए लगे, तो वो 20 लाख रुपए का क्या, तो फिर वो रेवेन्यू रिसिप्ट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो हम एज ए इनकम दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर। नॉर्मली पैसा गया मतलब खर्चा हुआ, ऐसा हम समझते हैं, बस ऐसा जरूरी नहीं है। पेमेंट मींस एक्चुअल कैश पेमेंट, जो हमने पेमेंट किया, दैट इज पेमेंट हुआ, जितना कैश गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि वो पेमेंट पास्ट का था, प्रेजेंट का था, फ्यूचर का था, या कैपिटल नेचर का था, रेवेन्यू नेचर का था, कोई संबंध नहीं, पैसा गया मतलब पेमेंट, सिंपल। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर अलग होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? मनी इनकर्ड वेदर एक्चुअली पेड, अगर हमने वो इनकर किया, एक्सपेंस इनकर किया, तो वो हमारा एक्सपेंस हुआ, हमने पेड किया तो भी, नहीं किया तो भी। मतलब देखो, एग्जांपल देते हैं, सपोज अभी चल रहा है मार्च में, और मार्च महीने का रेंट मैंने पेड नहीं किया, मई महीना आ गया, फिर भी मई मंथ आ गया, बट मार्च का रेंट अभी भी पेड नहीं किया। अब मार्च में तो ईयर एंड होगा, 31 मार्च में ईयर का एंड होगा, और उसके बाद मुझे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो मार्च का रेंट है, क्या मैं एक्सपेंस में दिखा सकता हूं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस इनकर हो चुका है, पेड और नॉट, मैंने पेड किया भी नहीं भी किया, लेकिन वो एक्सपेंस इसी साल का है ना, तो इस साल के इनकम में वो दिखाना है।
सपोज मार्च महीने में मैंने एडवांस में अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया, इसी महीने मार्च में ही दे दिया, तो क्या ये इस साल का एक्सपेंस है? देयर इज नो। पेमेंट कर दिया मैंने, कैश तो जा रहा है, लेकिन वो एक्सपेंस में हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है। तो पेमेंट अलग है, पेमेंट मतलब सिर्फ पैसा जाना, लेकिन वो अगर इस पीरियड से बिलोंग करता है तो हम उसे एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। तो इसी एक्सपेंडिचर के दो टाइप्स है। तो एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? अगर हमने एक्सपेंस किया किस लिए? फॉर एक्वायरिंग एंड इंप्रूविंग द परमानेंट एसेट आर इंटेंडेड टू बेनिफिट द फ्यूचर। तो अगर हमने कोई एसेट वगैरह के लिए पैसे दिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी फॉर एग्जांपल हमने कार मशीनरी परचेस कर ली, लेट्स सी एग्जांपल आप देख सकते हो। सपोज मैंने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर है, मशीनरी है, या फिर सपोज मैंने लैंड लिया, बिल्डिंग है, सॉफ्टवेयर है, व्हीकल है, ट्रेडमार्क ले लिया, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब क्या? ये एक्सपेंडिचर तो मैंने किया, इसका बेनिफिट मुझे कितने दिन तक मिलेगा? 1 दिन, 2 दिन या सालों तक मिलेगा? यस, लॉन्ग लाइफ। अगर मैंने मशीनरी लिया 2-5 साल तो चलेगा, लैंड तो लाइफ टाइम है, बिल्डिंग अगर आपने बिल्डिंग की तो शायद 10-20-30 साल लाइफ रहेगी। तो ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। ओके, जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस टू मीट करंट डे टू डे एक्सपेंस वेदर एक्चुअली पेड। तो जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं ना, इवन वो पेड किए या नहीं किए, लेकिन जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मेंटेनेंस का खर्चा है, वर्कर को सैलरी वेजेस कुछ पे करना है, यूटिलिटी डे टू डे खर्चा, रेंट एक्सपेंस है, सेलिंग के एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस ऐसा है जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक नहीं मिलने वाला, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए नहीं मिलने वाला। ये होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहाँ पे लिखे जाते हैं? दे आर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, सो ये एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे जाते हैं। लैपटॉप आई क्लोज। यस, तो दोस्तों आज हमने ये जो सेशन देखा, इसमें पूरा थ्योरी पार्ट कवर किया। इस थ्योरी में क्या क्या था एग्जैक्टली? आई जस्ट गिव यू द रिमाइंडर, शॉर्ट में रिमाइंडर दे रहा हूँ। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, तो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है? ऐसे ट्रस्ट, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सोसाइटी को सर्विस देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत सारे, मतलब जो सोसाइटी में लोग हैं जो डोनेशन देते हैं, ग्रांट देते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस, एंट्रेंस फीस, ऐसे अलग अलग नाम से पैसे मिलते हैं और ये पब्लिक के वेलफेयर पे खर्चा किया जाता है। तो इनका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का एक टॉपिक है। फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें होती है। एक होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, होता है बैलेंस शीट। ये 3 चीजों में ही हमें खेलना है। ये 3 चीजों में से कोई भी एक चीज क्वेश्चन में दी रहेगी, 2 पूछी जाएगी, 2 दिया तो तीसरा पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो तो हम टाइम टू टाइम देखेंगे। लेकिन ये जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है, इसमें पूरे सिलेबस में हम फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं। इसका फॉर हॉस्पिटल, क्लब एंड लाइब्रेरी, ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्लब, फाइनल अकाउंट्स ऑफ हॉस्पिटल एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस हमें उस रोल में घुसना पड़ेगा। रोल में घुसना मतलब क्या? अभी हॉस्पिटल है तो हमारे पास क्या आएगा? अरे यार, ऑफ कोर्स पेशेंट से फीस आएगी, एडमिट किया तो उसका पैसा मिलेगा, ठीक है ना, रूम के चार्जेस रहेंगे, खर्चा क्या रहेगा? मेडिसिन रहेगा, डॉक्टर को सैलरी दी हो, नर्सेस स्टाफ उनको सैलरी दी, खर्चा रहेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल दिया छोटा सा हॉस्पिटल का, ऐसे पॉइंट्स अगर आप सोचोगे तो ये टॉपिक बहुत ही जल्दी समझ जाए। दोस्तों, हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, सोशल सर्विस देना चाहते हैं, सोसाइटी का भला करना चाहते हैं, और सोसाइटी के भले के लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का एक मस्त सा टॉपिक है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कितने हैं वो बता दूं तो एक तो डर भी हो सकता है ये टॉपिक आप कंपलसरी करोगे नहीं करोगे, तो मैं फिलहाल मार्क्स बाजू में रखता हूँ, बट मेक श्योर ये टॉपिक कंपलसरी टॉपिक है। आपके एग्जाम में कंपलसरी इस पे क्वेश्चन आने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट 16 मार्क्स का वेटेज रहेगा, ठीक है।
सो बहुत ही जरूरी, ना समझो मजबूरी। स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, कीप स्टडीइंग, टेक बाय।